तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग सिंह। आज हम बात करने वाले हैं करंट जियोपॉलिटिकल रैप्चर के बारे में, जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ईरान और इसराइल और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं एक दूसरे पे, उसके बारे में जानेंगे। ये लेक्चर हमारा खास करके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होने वाला है, जिसमें हम बहुत पीछे जाएंगे इतिहास में, जानेंगे कि ईरान और इसराइल का संबंध कैसा रहा है और जो संबंध खराब हुए हैं उनके पीछे कौन कौन से कारण थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है। एक पैनी नजर देखेंगे इस पे। उसके बाद हम ईरान और इजराइल के जो संबंध रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसका देखेंगे हम। ईरान और यूएसए का रिलेशन कैसा रहा है, क्यों खराब है, उसको भी एक नजर से देखेंगे। और ईरान का जो अरब नेशंस है उनके साथ कैसा संबंध है, इसको भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स करी हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी हैं। यूएसए ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और रिटेलिएशन में जो ईरान है उसने भी जो एयर बेसिस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वहां पे भी अटैक करा है। जिसमें सबसे मेन जो है वो है ये यूएस फिफ्थ फ्लीट की जो हेड क्वार्टर्स है बहरीन में, वहां पे भी अटैक करा गया है। तो न्यूज क्या है, एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ। ईरान इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहा कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, क्योंकि हमें संदेह था कि अगर हम स्ट्राइक नहीं करते तो ईरान जो था वो हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है ईरान में वो शुरू हो चुका है और हम ईरान को कभी भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं बनने देंगे। इसके रिटेलिएशन में ईरान जो है उन्होंने भी जो अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसका चौथा फेज एक्टिव कर दिया। और इस प्रोसेस में उन्होंने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई और नदर्न इजराइल के कुछ हिस्सों पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला भी करा उन्होंने। यूएसए ने इस ऑपरेशन का कोड नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और जो आईडीएफ है उसने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी और जो मेजर सिटीज थी, लोकेशन थे जहां पे अटैक करा है, उनका उन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन लायंस रोड। ठीक है। तो ये तीन मेजर ऑपरेशंस और उनके कोड नेम है जिनको इजराइल, ईरान और अमेरिका ने शुरू किया। ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल, इन सारे देशों पे रिटेलिएशन में जो अमेरिकन बेसिस थे वहां पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कराया। ये यूएस फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में। वहां पे स्ट्राइक के बाद ये धुएं का गुब्बार काफी फैल गया था। कारण क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ यूएसए और इजराइल जो हॉस्टाइल सिचुएशन में है, उसका रीजन क्या है। तो जो सबसे मेन रीजन जो है वो है न्यूक्लियर एम्बिशन। ईरान चाहता है एक न्यूक्लियर पावर बनना। वो चाहता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आए जिससे वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। वहीं इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है। तो वो इसी कारण जो ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और जो उनकी फैसिलिटीज हैं वहां पे लगातार मतलब स्ट्राइक्स करते रहते हैं। 2000 के बाद से ही कई बार उन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पे उन्होंने कई बार स्ट्राइक करी हैं कि कहीं जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर हथियार ना आ जाए। आइडियोलॉजिकल हिस्टोरिक हॉस्टिलिटी जो है वो दूसरा कारण है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ईरान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक बनता है और वहां की इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट ने जो इजराइल है उसको इलेजिटिमेट जायनिस्ट रिजिम का संज्ञा दी, जिसमें उन्होंने इजराइल को लिटिल शैतान के रूप में और यूएसए को ग्रेटर शैतान के रूप में देखा। और वहीं जो ईरानियन लीडरशिप है वो फ्रिक्वेंटली कहती रहती है कि हम जो इजराइल है उसको इरेडिकेट कर देंगे। चौथा कारण मान सकते हैं प्रॉक्सी वॉर का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर चलती रहती हैं ईरान और इजराइल के बीच में। इस प्रक्रिया में जो ईरान है वो कई सारे जो प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं, उनको समर्थन देता रहता है, जिसमें हिजबुल्लाह,
हमास गाजा में और हाउथीज जो कि यमन में सक्रिय हैं, इनके खिलाफ न केवल इजराइल है बल्कि हाउथीज के खिलाफ तो जो यूएई है और सऊदी अरेबिया है, उन्होंने भी काफी काउंटर ऑपरेशन चलाए थे यमन में। और जियो पॉलिटिकल राइवलरी भी है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जहां पे इजराइल चाहता है कि उसका रीजनल डोमिनेंस हो, उसकी हेजेमनी हो मिडिल ईस्ट में। वहीं ईरान जो है वो चाहता है कि वो जो सिया वर्ल्ड है, न केवल सिया वर्ल्ड का, बल्कि वो चाहता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का भी लीडर बने। जो लीडरशिप है उसके हाथों में है। इस और इसके लिए उन्होंने तो बहुत सारे जो कंट्रीज है वहां पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है उनको फंडिंग करी, मिलिशिया ग्रुप्स बने। इस प्रक्रिया में जो इजराइल है, उन्होंने तो बहुत सारी जो स्ट्राइक्स हैं वो सीरिया में करी हैं। सीरिया में तो गवर्नमेंट भी चली गई, अब तो गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से है। तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड आया था 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो फर्स्ट इनोट था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें अब्राहमिक अकॉर्ड आया था, जिसमें ये कहा, जिसका जो एम था ये था कि जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं इसराइल के, वो नॉर्मलाइज हो। जो अरब कंट्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज करें इसराइल के एग्जिस्टेंस को। तो जो ईरान है उसने अब्राहम अकॉर्ड का भी विरोध करा था। अब हम हिस्ट्री पे ध्यान देंगे कि हिस्ट्री क्या रही है इसराइल और ईरान के संबंधों के बीच। तो 1947 में जब इसराइल के पार्टीशन का प्लान आया, तो जो ईरान है उसने पैलेस्टीनियन जो कॉज है उसको समर्थन देते हुए अगेंस्ट में वोट किया इस पार्टीशन के। हमें ध्यान होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में जो ईरान है वहां पर एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट थी। पहलवी डायनेस्टी थी जो कि इसराइल के काफी करीब थी, और अमेरिका काफी करीब थी, और यूरोपियन कंट्रीज के काफी करीब थी। तो इस पीरियड में जो पहला फेज था, जब ईरान बनता है और उसके रिकॉग्निशन के बीच में जो ईरान है वो तो अगेंस्ट में वोट देता है, साथ ही में जो ईरान है वो अपने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिकली तो अलाइनमेंट मतलब शो करता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट है वो नहीं देता, अवॉइड करता है, और अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज के करीब ही मतलब जोड़ कर देखता है। 1950 में क्या होता है कि ईरान जो है एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद भी दूसरी कंट्री बनती है जो कि इसराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर देती है। उसके बाद जो ईरान की मोनार्की थी वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को और वेस्टर्न अलाइनमेंट को ऊपर रखती है पैन अरब सोलिडारिटी से। क्योंकि 1948 के बाद जब इसराइल बना, इसराइल ने अपने जो पड़ोसी देश थे, जो अरब अलायंस बना था, उनको डिफीट किया। उसके बाद से ही जो ईरान का जो जो देखने का तरीका था, उसका जो स्टांस था, वो धीरे धीरे वो एडजस्ट करते गए इसराइल की तरफ। स्ट्रेटजिक अलायंस में इसकी बात करते हैं 1953 से, जब उन्होंने जिस टाइम पीरियड पे उन्होंने रिकॉग्नाइज करा था ईरान ने इसराइल को, उसके बाद से लेके जब तक रेवोल्यूशन नहीं हो जाता है, उसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जो अलायंसेस बनते हैं, जिसमें इसराइल भी होता है, जिसमें जो नॉन अरब कंट्रीज हैं वो होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है ईरान। तो डेविड बेन गुरियन जो है वो प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज हैं जो कि हॉस्टाइल हैं इसराइल की तरफ, रिकॉग्नाइज भी नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ एक अलायंस बनाया जाए। हालांकि ये जो अलायंसेस थे ये काफी सिक्रेटिव हुआ करते थे और काफी जो एंटी अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह था, ना कि आइडियोलॉजिकल था। ये विरोध करते थे जो अरब नेशनलिज्म है, क्योंकि अरब नेशनलिज्म भी जो था वो फिलिस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करता था और बॉर्डरलेस कंट्री के रूप में या फिर यूनिटी की बात करता था, जो कि थ्रेट था इसराइल के लिए। तो इन्होंने काफी अलायंसेस फॉर्म करे, और जो रिलेशन था ईरान और इसराइल के बीच में वो काफी प्रगाढ़ होते गए, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी, और इकोनॉमिकली काफी सपोर्ट करा इसराइल ने डेवलपमेंट में ईरान के। उसके बाद जो बहुत सारी ट्रेड हुआ करती थी ईरान और इसराइल के बीच में, और जो इंटेलिजेंस शेयर होता था, मोसाद जो थे वो काफी एक्टिव थी ईरान में। लेकिन 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बनती है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो रजा साहब पहलवी की जो गवर्नमेंट थी, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। उसके बाद एक नई सरकार आती है, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने अपने सारे जो संबंध थे इसराइल के साथ उसको तोड़ लिए। उन्होंने जो एम्बेसी थी तेहरान में इसराइल की, उसको
पैलेस्टीनियन एम्बेसी में कन्वर्ट कर देते हैं और रिकॉग्नाइज करना भी बंद कर देते हैं। और इसराइल को जो नई गवर्नमेंट आती है इस्लामिक रिजीम, वो इसराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट की कैटेगरी में इसराइल को रख देते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं। 79 के रेवोल्यूशन के बाद आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आता है ईरान में। वो अपने आप को एक एंटी वेस्ट नेशन के रूप में अपना जो स्टांस है उसको क्लियर करता है। और 1985 में जो ईरान है उसने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करा बनाने में, और जो बहुत सारी जो प्रॉक्सीज थी उनको हेल्प करना शुरू किया। और तो यहीं से शुरू होता है जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, वो शुरू होता है पूरे रीजन में। और जो कॉन्फ्लिक्ट थी पहले तो वो डिप्लोमेटिकली काफ़ी हुआ करती थी, डिप्लोमेटिक तरीके से निंदा करना, आलोचना करना। लेकिन अब ये जो आलोचना डिप्लोमेटिक तरीके से हो रही थी, अब धीरे धीरे वो इनडायरेक्टली कन्फ्रंटेशन के रूप में सामने आती है, जिसमें खास करके जो प्रॉक्सीज हुआ करती थी, खुद तो नहीं लड़ रहे थे लेकिन जो प्रॉक्सीज थी उनको मदद करना, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंट देना, उनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना, मिलिट्री ट्रेनिंग देना, मिलिट्री हथियार देना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अब क्या होता है कि जो डिप्लोमेटिक रैप्चर था वो धीरे धीरे इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1990s के बाद जब कोल्ड वॉर एंड होता है तो उसके बाद जो हॉस्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, काफ़ी जो तनाव है इसराइल और ईरान के बीच में वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी वो जो है वो इनडायरेक्ट रहता है। लेकिन 2002 में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का वो सामने आता है। इसराइल तो डर जाता है, कहता है कि इसराइल ये तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सेंट्रल पॉइंट बन जाता है यहीं से, कि जो कहीं न कहीं जो ईरान है उसके पास हथियार ना आ जाए। उसके बाद से जो रिलेशन है वो बहुत बद से बदतर हो जाते हैं ईरान और इजराइल के बीच में। अरब कंट्रीज जो हैं वो भी काफ़ी इसको अलग तरीके से देखती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने तो अर्ज करा था यूएसए से कि भाई तुम ये जो जो सांप है उसका सर है वो धड़ से अलग कर दो, उसको काट डालो, यानी मिलिट्री स्ट्राइक करो। क्योंकि जो अरब स्टेट्स थे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, ये लोग भी नहीं चाहते थे कि ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो पहले ही जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था और जो सारी चीज़ें थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रेवोल्यूशन को, अब सब कुछ आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। अब जो कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए हो, ईरान हो, अरब कंट्रीज हो, या फिर जो वेस्ट है, जो जो ईयू कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग नहीं चाहती थी कि जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो यहाँ से जो यूरोपियन जो वेस्ट है वो दो तरीके की स्ट्रेटजी अपनाता है कि पहली बात तो हम अच्छे से बात करेंगे, जो हम हैं वो ईरान को ट्रेड के बारे में जो फैसिलिटीज़ हैं वो देने की कोशिश करेंगे, टेक इंसेंटिव्स देंगे कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, अगर तुम नहीं बनाते हो वेपन्स, जो वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको त्याग दोगे तो हम तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, तुम्हें इकोनॉमिकली हेल्प भी करेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो हम तुमको इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। ठीक है। वहीं पे जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो कहते हैं कि जो ईरान है वो एक्सिस ऑफ एविल है। फिर 2000 के बाद से जब जब हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है, जब ये होने लगता है कि ईरान हथियार ना बना ले, उसके बाद से क्या होता है कि जो ईरान है वो जो अपने प्रॉक्सीज हैं उनको, और जो उनके रिलेशन है वो और प्रगाढ़ होते जाते हैं। जो ईरान है वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है। सीरिया में जो प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में है, इराक में है, उन सारी कंट्रीज को जो एंटी इजरायली जो उनकी जो इंटरेस्ट थे उनको सर्व करते थे ये सारे मिलिशियाज ग्रुप, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको हथियार देना, ये सब शुरू हो गया। उसके बाद जो इजराइल है वो धीरे धीरे अरब जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने लगे, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना था ईरान को। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ जो है वो ईरान है, दूसरी तरफ जो अरब नेशंस हो गए उनको भी ईरान से खतरा है, इजराइल जो है उनको भी ईरान से खतरा है, यूएसए है, यूएसए का भी इंटरेस्ट नहीं है ईरान के साथ संबंध अच्छे करने में। तो जो ईरान है यहाँ से आइसोलेट होता गया, यहाँ से अलग थलग होता गया, इनके बहुत सारे जो एनिमीज हैं वो मतलब पैदा होने लगे। तो कहीं ना कहीं से यहीं से जो क्राइसिस है वो काफी सीवियर होता गया। तो 2015 में एक प्लान आता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5 कंट्रीज यानी जो परमानेंट कंट्रीज हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो प्लस जर्मनी, ये होंगी, जिसको 2015 में साइन किया गया था, ईरान और P5 प्लस कंट्रीज के बीच में। इसका मकसद यही था कि जो ईरान है
उसको जो न्यूक्लियर वेपन्स वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जाए, और ईरान को कुछ अलाउ किया जाए कि कुछ मात्रा में जो यूरेनियम है उसका इनरिचमेंट वो कर सकता है, और जो सेंट्रीफ्यूज थे उसको रिड्यूस करेगा, और उस पे जो इंस्पेक्शन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, वो उसको भी काफी स्ट्रिक्टली इंस्पेक्ट करेगी उसे। ठीक है, अगर इतनी चीजें अगर ईरान करता है तो जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए थे पश्चिम के द्वारा, उसको रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 2018 में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो होते हैं इस ट्रीटी से, इस प्लान से बाहर आ जाते हैं, और दोबारा जो सैंक्शंस हैं उसको ईरान पे थोप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ईरान जो है वो धीरे धीरे जो जो कंप्लायंसेस में दी थी कि हम जो है वो सब चीज़ें कम करेंगे, हम इनरिचमेंट कम करेंगे, हम जो सेंट्रीफ्यूजेशन को कम करेंगे, ये सब चीज़ें बात से मानने से जो है वो मना कर देता है, और धीरे धीरे जो प्लान है उसका न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, वो उसमें उसको बढ़ा देता है ईरान। इसके बाद जब ये बातचीत है वो फेल होती है। उसके बाद तो बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी जगहों पे अभी भी बातचीत चली रही थी कुछ टाइम पहले। इसके बाद क्या होता है कि जो रिलेशन है वो बहुत बद से बदतर हो जाते हैं। ईरान जो है उसका इजराइल और यूएस के साथ जो संबंध था वो काफ़ी खराब हो जाते हैं। यहाँ पे धमकियाँ दी जाती हैं। जो इजराइल है वो भी जो कई साइंटिस्ट हैं उनको मारता है ईरान के। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके जो हेड हैं उनको मारा जाता है अमेरिका के द्वारा। और जो ईरान है उनको वो भी धमकियाँ देते हैं इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप को कि हम तुम्हें मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो काफ़ी रिलेशन जो है वो खराब जाते हैं इसके बाद से, जब ये डील टूटती है। ये वो P5+1+ ईरान की मीटिंग का एक फोटो है। तो 2024 के बाद क्या होता है? 2024 के बाद पहली बार जो कंट्रीज हैं, ईरान, इजराइल और यूएसए, वो कन्फ्रंट में आती हैं। पहली बार डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। क्या होता है कि जो इजराइल है वो जो दमास्कस है वहाँ पे जो कॉन्सुलेट है ईरान का, वहाँ पे अटैक करता है। बहुत सारे जो डिप्लोमेट हैं वो मारे जाते हैं। तो ईरान ने पहला अपना जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फर्स्ट, वो लॉन्च करता है। ठीक है, और 300 से अधिक जो मिसाइल्स थी उनको पहली बार जो ईरान है वो इजराइल की तरफ पहली बार हिस्ट्री में वो फायर करता है। ठीक है, 2024 के बाद ये चीज़ हो रही थी कि जो एस्केलेशन जो चल रहा था वो डायरेक्ट, इसके पहले तो प्रॉक्सीज के माध्यम से लड़ाई हो रही थी। जो प्रॉक्सीज थे वो लड़ते थे, लेकिन पहली बार जो है वो ईरान है वो डायरेक्ट आ जाता है युद्ध में कि हम डायरेक्ट लड़ेंगे। 2025 में क्या होता है कि इजराइल है वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च करता है, जिसमें वो जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो लॉन्च करती है। अक्टूबर 2024 में जो ईरान है वो फिर से 200 मिसाइलें मारता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल पे। क्यों? क्योंकि नसरुल्लाह को मारा गया था। तो नसरुल्लाह को मारा गया था तो वो बदला लेने के लिए 200 मिसाइलें लॉन्च करा था। उसके बाद जून 2025 में क्या होता है कि जो यूएसए है वो ऑपरेशन मीड नाइट हैमर चलाता है। यूएस फॉर्मूली जो है पहली बार कॉन्फ्लिक्ट में एंटर होता है, और पहली बार वो डायरेक्ट बॉम्ब करता है अपनी हिस्ट्री में ईरान को। तो वहाँ पे कुछ बॉम्बर्स आते हैं, B2 बॉम्बर्स आते हैं, जो कि फार्दो जो है, नसाम जो है, वहाँ पे डायरेक्ट जो फैसिलिटीज थी वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है कि जो इजराइल है, सॉरी, जो ईरान है, वो अपना जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसको लॉन्च करता है, और 500 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर देता है इजराइल की तरफ। और जो बगल में जो एयर बेसेस थे उस पर भी जो है वो अटैक करता है ईरान। तो पहली बार ऑपरेशन टू प्रॉमिस लॉन्च किया गया। उसके बाद अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर 2025 में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया, और अब 2026 में, फरवरी 2026 में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ईरान और यूएसए के बीच में रिलेशन क्यों खराब है? ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो इजराइल है उसके साथ क्यों संबंध खराब है, लेकिन ईरान और यूएसए के बीच में जो संबंध है वो क्यों खराब है? 1953 में पहली बार यूएसए में जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको कू कर दिया गया और उनको हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो ईरानियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो ऑयल कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, और और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इतने प्रभावशाली हो चुके थे कि जो जो राजा थे, जो शाह थे ईरान के, उनकी जो स्थिति थी काफी कमजोर हो चुकी थी। तो जब उन्होंने नेशनलाइज किया तो जो यूएसए है और जो सीआईए और MI6 दोनों ने मिलकर वहां पे कू करा और अपने मन की जो गवर्नमेंट थी उनको स्टैब्लिश करे। तो उसके बाद से ही जो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रस्ट है यूएसए और ईरान के बीच में वहीं से पैदा होता है।
यूएसए सपोर्ट फॉर द शाह एंगर्ड रेवोल्यूशनरीज। यूएसए जो है था वो सपोर्ट कर रहा था शाह को, जो राजा शाह पहलवी थे। लेकिन जनता जो थी वो शाह को पसंद नहीं करती थी, वो उनको टट्टू के रूप में देखती थी कि वो पश्चिमी पपेट हैं। उसके बाद 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो जो यूएस की एम्बेसीज थी उसमें जो लोग थे उनको हॉस्टेज बना दिया गया और लगभग 150 सालों तक उनको हॉस्टेज बना कर रखा गया। उसके बाद जो यूएसए है उनने एक ऑपरेशन भी लॉन्च करा था, वहां पे भी उनके जो कुछ पायलट से जो कुछ प्लेन थे वो क्रैश कर गए थे। तो ये जो डिस्प्यूट है वो काफी पुराना है। उसके बाद सबसे मेन रीजन इसको मान सकते हैं हम कहाँ से, ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में जहाँ पे संबंध जो थे यूएसए और ईरान का वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। उसके बाद जो ईरान है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेके और फिर सैंक्शंस लगाए गए बहुत सारे, तो ये जो डिस्प्यूट था वो बहुत बढ़ता गया। उसके बाद जो ईरान है वो जो यूएस के एलाइज हैं, जो ग्रुपिंग है उसको सपोर्ट करता है, खास करके इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइल का पक्ष लेके वो ईरान को भी धमकियां देते रहता है। तो यहाँ से जो संबंध है वो और ख़राब होते गए। और यूएसए है वो ईरान को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कंट्री के रूप में देखता है, क्योंकि वो जो ईरान है वो लेबनान, इराक और यमन में जो जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से जो कंट्री इसलिए जो यूएसए है और ईरान है उनके बीच में काफ़ी हॉस्टाइल जो सिचुएशन है वो काफ़ी पहले से चलती आ रही है। तो जो उसकी हिस्ट्री है वो 1953 की जो सीआईए बैक जो तख्ता पलट था वहां से लेके जो ये ग्रुपिंग को सपोर्ट करना और न्यूक्लियर प्लानिंग और जो हॉस्टेज क्राइसिस था, तो इन सबका मिला जुला है जिसकी वजह से आज भी काफी संबंध जो है वो खराब है। ये एम्बेसी क्राइसिस के टाइम पीरियड का फोटो है जिसमें जो 440 दिनों तक जो डिप्लोमेटिक स्टैंड अप चला था ईरान और यूएसए के बीच में, जिसमें 66 अमेरिकन जो थे उनको बंधक बना कर रखा गया था 1.5 सालों तक अमेरिका ईरान में। तो ये चीज है। तो ईरान और अरब नेशंस के बीच में जो संबंध है वो क्यों खराब है? दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके बाद भी जो संबंध है वो हिस्टोरिकली तो रीजन है क्योंकि दोनों जो कंट्री है वहाँ पे जो सेक्टोरियल डिवाइड है वो देखने को मिलता है। सेक्टोरियल लीडरशिप को भी लेकर राइवलरी चलती रहती है दोनों कंट्री के बीच में। क्यों? क्योंकि जो ईरान है वो एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और जो सऊदी अरेबिया है वो अपने आप को एक सुन्नी लीडरशिप की वकालत करता रहता है। खुद को मानता है कि जो सेंटर है वो सुन्नी इस्लाम का वो सऊदी अरेबिया है। तो ये राइवलरी चलती रहती है। ये तो हिस्ट्री में बहुत पहले जाती है जब डिवाइड था दोनों में कि शिया और सुन्नी में। उसके बाद जब रिवोल्यूशन हुआ 1979 में, इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ अयतुल्ला खुमैनी द्वारा, तो जो इस्लामिक रिपब्लिक्स था, जो नई नई ईरान की कंट्री बनी थी, उसने कहा कि जो मोनार्कीज हैं यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्री जो 6 हैं 6 में मोनार्की हैं, ठीक है, वो अन इस्लामिक है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि मोनार्की जो राजा वाला सिस्टम हो। तो उसको कहा कि उन्होंने कि ये अन इस्लामिक है। और जब उन्होंने ईरान की जो सरकार थी उन्होंने कहा कि ये अन इस्लामिक है, तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट था जो रूलिंग फैमिलीज थी अरब कंट्रीज की उनके लिए। तो वहां से भी रिलेशन जो है खराब है। और जो ईरान है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि जो क्रांति हुई थी ईरान में उसको एक्सपोर्ट करा जाए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो सिचुएशन है वो काफी बद से बदतर होते गए, संबंध जो थे वो खराब होते गए अरब नेशन के साथ। क्योंकि कई जगह ऐसी थी कि जहाँ पे जो शिया माइनॉरिटीज हुआ करती थी वो सुन्नी लेड कंट्री में भी रिवोल्ट कर दिया करती थी, चाहे वो इराक हो, कुवैत हो। और सऊदी अरेबिया में काफी फियर था। और जो प्रॉक्सी वॉर हो गया, प्रॉक्सी वॉर में क्या हो गया कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहां पे कुछ जो फैक्शन है उनको जो ईरान है वो सपोर्ट करता है, कुछ जो फैक्शन है वो उनको जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो यूएसए समर्थित सऊदी अरेबिया है, ये सारी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, जिसमें यमन है, सीरिया है, लेबनान है। यहाँ पे भी काफी इनडायरेक्टली वॉर चलती रहती है। अभी कुछ टाइम पहले ही जो हाउथीज हैं उन पे जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी। जियो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी एक कारण है कि जो ईरान है उसका संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि 2003 में जब वॉर हुआ इराक में, उसके बाद जो वैक्यूम बना था
उसको भरने के लिए जो ईरान है उसने कोशिश करी, वहाँ पे भी जो अपना इन्फ्लुएंस था उसको फैलाने की कोशिश करी। उसके बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी हैं, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है, जिसको लेके जो कंट्रीज हैं अगल बगल की वो डरती रहती हैं। उनको ये भी डर रहता है कहीं जो रीजनल आर्म रेस है वो ना शुरू हो जाए। और टेरिtoriयल भी डिस्प्यूट है, क्योंकि अबू मूसा जो है वो, या फिर लेसर टूम्स जो हैं, जो आइलैंड्स हैं गल्फ ऑफ पर्सिया में, उसको लेके भी डिस्प्यूट चलता रहता है ईरान और यूएई के बीच में। और इन्वेजन भी हुआ था इराक के द्वारा ईरान का। तो वो जो गल्फ वॉर चली थी, तो बहुत सारे जो मतलब रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ काफ़ी संबंध खराब रहे हैं। और जो यूएसए है वो तो अम्ब्रेला प्रदान ही करता है जो गल्फ कंट्रीज हो गई। तो कहीं ना कहीं जब गल्फ कंट्रीज में यूएसए का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ ईरान के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। तो गल्फ कंट्रीज जो है उसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत आती हैं। और जो जीसीसी है उसमें जो सारी कंट्रीज हैं वो मोनार्कीज हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये बात है। और इन सारी कंट्रीज को जो यूएसए है वो फाइटर जेट प्रदान करता है और सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो इजराइल है उस यूएसए ने प्रेशर डाला था कि तुम इजराइल जो है उसके साथ संबंध अच्छा करो, जिसके वजह से जो अब्राहमिक अकॉर्ड है उसको भी साइन किया गया, जिसमें जो सूडान है उसने साइन किया, इस पे बहरीन जो है उसने साइन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अरेबियन कंट्रीज कौन है? तो अरेबियन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी आती हैं, अफ्रीका के भी कंट्रीज आती हैं। ये खास करके एक लैंग्वेज जो बेस है, जो अरेबियन लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक ग्रुप है, या फिर एक रीजन है, जिसको हम अरेबियन रीजन के रूप में भी मान सकते हैं, अरेबियन नेशन के रूप में मान सकते हैं, जिसमें 22 कंट्रीज जो हैं एशिया और अफ्रीका को मिला के हैं। जिसमें ध्यान देने वाली बात है कि ईरान इसमें नहीं है, ना ही टर्की है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।